हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पेपर 1 के तीसरे क्लास में। पिछले क्लासेस में मैं आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है ना। डी ऑर्बिटल का शेप के साथ साथ आपको ये भी बता चुका हूँ कि क्यूबिक बॉक्स में जब हम डी ऑर्बिटल के दो टाइप के ऑर्बिटल को फिट करते हैं तो किसका जो अपोजिट लोब है वो कहाँ जाके टिकता है। क्यूबिक बॉक्स मतलब बॉक्स के किनारे में टिकता है कौन, T2G सेट वाला है ना, किनारे एज पर एक लकीर जो होता है ना किनारा उस पर जाके टिकता है, ये भी याद रखना। और दूसरा जो एक्सियल लोब होता है जो EG सेट वाला होता है वो हमेशा दो अपोजिट फलकों के मध्य को टच करता है, ये हमने बात किया था। तो जरा देखिएगा, अब मैं उसी में आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैं बोल चुका था कि स्प्लिटिंग सबका अलग से एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन जो बारी बारी से दिखाने वाला जो प्रोसेस रहेगा, स्प्लिटिंग जब बारी बारी से दिखाने की बात होगी तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, फिर टेट्राहेड्रल, फिर बाकी को देख लेंगे। तो पहले मैं शुरू कर रहा हूँ किसको, ऑक्टाहेड्रल को। तो हेडिंग है हमारा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हमारा टॉपिक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हमारा टॉपिक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। ध्यान देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले ही समझिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स होता है। किस तरह से भाई, ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स है ना, ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स होता है। कहने का मतलब क्या है, एक मेटल होता है और 6 डोनर एटम होते हैं। मैं लिगेंड भी बोल सकता हूं, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड बोलूंगा तो लिगेंड के लिए होगा, अदरवाइज डोनर एटम बोलूंगा। ठीक है, डोनर एटम 6 होंगे, चाहे लिगेंड 3 हो, भाई बाइडेंटेड भी तो हो सकता है ना, ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, इसलिए लिगेंड की संख्या बोलना गलत होगा। मैं डोनर एटम बोल दूं तो अच्छा होगा, या मोनोडेंटेड लिगेंड बोल दूं तो भी अच्छा होगा। आप जैसा भी समझे, आप समझिए 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि ये कॉम्प्लेक्स का टाइप हो गया कि कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से होता है, इस तरह से। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम बोल चुके हैं कि मेटल भी और लिगेंड भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो डाइपोल वाला चार्ज हो या फुल चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल है। तो मेटल एक जगह है और चारों तरफ से 6 मोनोडेंटेड लिगेंड अपने डोनर साइड से आएगा, है ना। ये वाला सेंटर क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से 6 लिगेंड, चारों तरफ से कितने लिगेंड, 6 लिगेंड। ये 6 लिगेंड ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, अब 6 लिगेंड मूव कर रहा है और ये 6 लिगेंड या तो फुली नेगेटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव डाइपोल वाला होगा, कहीं ना कहीं फुल या पार्शियल आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, चार्ज नेगेटिव रखेगा और ये पॉजिटिव मेटल की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या किया है, अब देखिए क्या हो रहा है उसको समझिए। ये मेटल के डी ऑर्बिटल खाली जो होता है उसकी ओर लिगेंड का पी ऑर्बिटल जो भरा होता है वो आके बढ़ रहा है। अब जितने डी ऑर्बिटल खाली होंगे उतने सबसे वो क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। अच्छा सॉरी, अभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रहे हैं तो ओवरलैपिंग शब्द यूज़ नहीं करूंगा ना, वो गलती से ओवरलैपिंग बोल गया, लेकिन ओवरलैपिंग शब्द यूज़ नहीं करेंगे, बस ये शब्द यूज़ करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज की ओर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। अब दिमाग में आता है कि कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसके सभी ऑर्बिटल्स को, सभी 5 के 5 डी ऑर्बिटल को क्यूबिक बॉक्स में समझा दिया है, क्यूबिक बॉक्स में फिट कर दिया है। तो अब क्यूबिक बॉक्स के हिसाब से बताइए कि ये कहाँ आएगा, ये सवाल होना चाहिए, है ना। ये लिगेंड क्यूबिक बॉक्स में कहाँ आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ अगला पॉइंट में क्या लिखूँगा भाई, ऑल 6 लिगेंड approaches
अप्रोच करेगा मतलब आएगा, अप्रोचेस फ्रॉम 6 फेस ऑफ क्यूब। अगर क्यूब में सोचें तो 6 फेज, हिंदी में क्या बोलूंगा भाई कि सभी के सभी 6 लिगेंड एक घन के दीवाल से होकर आएगा, घन के फलक की दिशा से आएगा, घन की फलक की दिशा से। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं लिख देता हूं सभी 6 लिगेंड घन के फलक से आता हुआ प्रतीत होगा। आएगा लिख देता हूं सीधा, आएगा। किसकी ओर आएगा, धातु की ओर आएगा। और धातु को कहां रखें, घन के केंद्र में। जरा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये एक क्यूबिक बॉक्स है, यहां पे एक क्यूबिक बॉक्स है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। ये देखें, सपोज करो मैंने ऐसा बनाया है, ठीक भाई, ये लीजिए इस तरह से, इस तरह एक क्यूबिक बॉक्स है। अब इस क्यूबिक बॉक्स में यहां पर सेंटर पे मेटल है और मेटल के चारों तरफ 6 दीवार है। ये दीवार ऊपर वाले दीवार का सेंटर हुआ, तो ऊपर वाले दीवार की तरफ से इस दिशा से एक लिगेंड आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो दीवार है, फर्श वाला जो दीवार है, उसकी दिशा से इस पॉइंट से दूसरा लिगेंड आ रहा है। ये लीजिए, ये दूसरा लिगेंड है। 6 फलक का मतलब यही है। और ये जो साइड वाला दीवार है, उसके सेंटर से भी एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है। फिर यहाँ से एक लिगेंड और अप्रोच कर रहा है इस दीवार से। हो गया, अब 4 हो गए, अब बचे कितने, 2 कहाँ से आएगा, एक सामने से, ये वाला दीवार, ये जो सामने वाला दीवार है ना, उससे ऐसे। तो उसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं तिरछा दिखा देता हूँ। इसको सेंटर बनाता हूँ और ऐसे तिरछा दिखा देता हूँ। एक्चुअल में सामने से है ना, ऐसा फ्रंट है। और एक ही पीछे वाला जो दीवार है ना, उससे भी आएगा। इसको भी मैं दिखा पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं इसको तिरछा दिखा देता हूँ ऐसे। तो ऐसे करके टोटल 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे किसकी ओर, सेंटर में मौजूद मेटल प्लस आयन की ओर। क्लियर है। अब कर क्या रहे हैं उसको देखिए। अब इसको थोड़ा और मैं, अच्छा ये दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के कुछ के कि ऐसा इतना ही क्यूब में ही क्यों सोच लिए सर। अरे भाई, हमको बताना है कि कौन किस दिशा में आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि डी ऑर्बिटल को, मेटल के डी ऑर्बिटल का क्यूब में स्थिति पहले बता दो, जो पहले बता चुके हैं, और फिर लिगेंड उस क्यूब में किस दिशा से आ रहा है, तभी तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। ये बॉक्स काल्पनिक है, ये बॉक्स काल्पनिक है, लेकिन ये बताता है कि दोनों के बीच कितना एंगल है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, ये बॉक्स से पता चल रहा है ना। ये लिगेंड और ये लिगेंड के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये बॉक्स से पता चल रहा है। एक बार मैं बॉक्स की मदद से समझा देता हूँ, ध्यान दें। ये एक बॉक्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बॉक्स के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ अंदर में, ये अंदर में, यहाँ ढक्कन खोल के दिखाऊं तो बिल्कुल बीचों बीच है ना, यहाँ पे एकदम सेंटर पे मेटल को सोचा गया। और उसके बाद 6 लिगेंड को बराबर भेजना है, दूरी बराबर रहे, इसलिए एंगल बनता है। तो यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ से सामने से, एक लिगेंड बिल्कुल पीछे से, एक लिगेंड ऊपर से, एक लिगेंड नीचे से, एक मेरी तरफ से और एक मेरे से अपोजिट साइड से। ऐसे ये दीवार है ना, उस दीवार के सेंटर से 6 लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, ये तो हमको समझ में आ गया है। अब हमको समझाना है कि 5 जो डी ऑर्बिटल थे, उनमें से कौन कहाँ है। T2G और EG सेट की पोजीशन मैं आपको याद दिलाऊं कि आप थोड़ा सा यहाँ याद रखें। एक बार और बना देता हूँ, हालांकि पीछे बनाया जा चुका है, पर फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, पीछे बना चुका हूँ एक बार और समझा चुका हूँ। समझेंगे इसको एक बार और। ये लीजिए, जो EG सेट है, EG मतलब DX2Y2 DZ2, EG मतलब समझ गए, DX2Y2 और DZ2, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये पता है ना भाई, उसको रिपीट नहीं करूंगा, पीछे का देख लेना क्लास और देखना हो तो। देखें, उसका जो ऑर्बिटल का सेट है वो
ऐसे ये dz2 ऑर्बिटल को बना रहा हूँ। ये कहाँ, इस फलक और इस फलक के केंद्र पर। ये ऊपर वाला फलक जो है और नीचे वाला जो फलक है उसके फलक के सेंटर पर ऊपर नीचे टिका है। कहने का मतलब ये जो बॉक्स है उसमें बीचों बीच से इसको टच कर रहा है और नीचे वाला को टच कर रहा है, ऐसे खड़ी है ना। और जो दूसरा जो ये और T2G जो बचा वो इस दीवार को और सामने सामने की दीवार को यूज करेगा, dx2y2। तो ये हो गया किसके बारे में, ऐसे dz2 के बारे में। चलिए ये बना देता हूँ ऐसे, और एक इस दीवार को और एक इस सामने वाले दीवार के सेंटर को, ऐसे ऐसे बनेगा। ये क्या है, EG सेट है। लेकिन जो T2G सेट होता है, आपको समझाने के लिए एक बार और मेहनत कर रहा हूँ। T2G सेट होता है वो कैसे होता है उसको भी बात कर चुका हूँ पीछे। मैं उसको बोला हूँ दो विपरीत, ये सामने वाला है तो ये है पीछे वाला, ये सामने वाला है तो ये इसके पीछे कौन है, ये विपरीत दीवालों किनारों के मध्य को छूता है। मतलब इसमें T2G जब सेट बनाएंगे तो ये सपोज करो ऐसे पीछे वाले दीवार के, ये एज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एज के मध्य को छुआ तो इधर सामने वाले दीवार के एज के मध्य को, और ये इस पीछे वाले दीवार के मध्य को ऐसे छुएगा तो ये सामने वाले दीवार के मध्य को छुएगा। ऐसे डबल डबल होता है। तो ऐसे दिखाते हैं T2G को। T2G में कौन आता है, dxy, dyz और dzx। EG में कौन आता है भाई, dx2y2 और dz2 आता है। ये पहले से बताया जा चुका है, मैं रिपीट बस किया हूँ। ओके, अब वो हमारे केवल जानकारी के लिए चाहिए था, हमको इससे काम है। क्या काम है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। काम ये है कि आपका जो लिगेंड आ रहा है वो बताइए कहाँ से आ रहा है, इस घन के फलक केंद्र से आ रहा है, घन के फलक केंद्र से आ रहा है। ये लिगेंड कहाँ से आ रहा है भाई, घन के फलक केंद्र से आ रहा है। और इस फलक केंद्र पर कौन सा कक्षक मौजूद है, ये EG वाला सेट, EG वाला सेट। जबकि ये वाला फलक केंद्र पर नहीं है, ये इस बाउंड्री को छू रहा है, ये ऐसे बाउंड्री को टच कर रहा है। फलक केंद्र अभी में ये वाला ऑर्बिटल नहीं है, ये वाला ऑर्बिटल फलक केंद्र पर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस रास्ते पे कि ये कंक्लूजन निकलता है कि आने वाला लिगेंड, हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, या इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ कि आने वाला लिगेंड EG सेट d ऑर्बिटल को, EG सेट d ऑर्बिटल को या के अक्ष में आता है, अक्ष में होता है अतः EG सेट को, है ना, EG सेट को अधिक प्रतिकर्षित करेगा, अधिक प्रतिकर्षित करेगा, अधिक प्रतिकर्षित करेगा। ये मैंने लिख दिया है। आने वाला जो लिगेंड है वो फलक केंद्र से आ रहा है, ये पीछे ऊपर लिख दिए थे। फिर आने वाला लिगेंड EG सेट ऑर्बिटल के अक्ष में ही आ रहा है। तो दोनों ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का झुंड एक साथ पास पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के झुंड में आकर्षण तो होगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। तो भाई अब ये सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किसके लिए फील करेगा, यहाँ पे फील करेगा, क्योंकि देखो यहीं पर कौन है, EG सेट है, और यहाँ पर कौन है, T2G सेट है। तो डायरेक्ट किस पर आ रहा है, EG पर आ रहा है, तो EG को ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। ये मैंने बात किया है, और इसी कारण ये उच्च ऊर्जा में चले जाता है। इसी कारण यह उच्च ऊर्जा की ओर उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और कक्षक का विपाटन हो जाता है और कक्षक टूट जाता है। कौन कक्षक भाई, और डी कक्षक टूट जाता है। अब इतना बस लिख दिया हूं। इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो कैसे बोल सकते हैं भाई कि 6 अप्रोचिंग लिगेंड कम्स टुवर्ड्स मेटल सेंटर फ्रॉम द ईच फेस सेंटर ऑफ दिस क्यूब, मीन्स 6 फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। In this way the T2G orbital set is on axis so that it feel more repulsion and goes to upper level
ये इसकी कहानी यहाँ जो हिंदी में लिखा हूँ उसी को इंग्लिश में बोल दिया। अब इससे होगा क्या समझिए, मेटल के डी ऑर्बिटल का विपाटन होगा। बोले मान लीजिए ये मेटल का 5 डी कक्षक है, जब विपाटन नहीं हुआ था तो पांचों बराबर एनर्जी क्या होता है, बराबर एनर्जी के लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं डी जेनरेट होता है। क्या? डी जेनरेट। तो ये डी जेनरेट होगा। कैसा होगा? डी जेनरेट। डी जेनरेट का मतलब 5 बराबर एनर्जी होता है, चाहे 5 हो चाहे 2 हो। तो यहाँ 5 डी जेनरेट है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड पास आता है ये अपना डिजेनरेसी तोड़ता है और कौन ऊपर जाएगा भाई? जो प्रतिकर्षित होगा वो उच्च ऊर्जा में जाएगा। कौन प्रतिकर्षित हो रहा है? ईजी सेट। ईजी मतलब 2 बॉक्स, ये ईजी है और ये 3 क्या है? T2G है। तो ईजी सेट चल देता है कहाँ? ऊपर की ओर। क्लियर? और जो T2G सेट है वो चल देता है नीचे। अच्छा, अब ये समझ में आता है, एक डाउट और आता है यहाँ पे कि ईजी सेट तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, लेकिन T2G में आकर्षण तो नहीं हो रहा है, फिर नीचे क्यों आ रहा है? तो उसके लॉजिक को समझाता हूँ। एक्चुअल में इसकी ऊर्जा स्तर था ये प्रतिकर्षण के कारण ऊपर चला गया। कौन भाई? ईजी सेट। और T2G सेट नीचे आया, लेकिन नीचे वाले में, इस वाले में आकर्षण थोड़ी हो रहा था, नीचे क्यों गया? तो मज़ेदार बात यह है कि ये एनर्जी, ये ऑर्बिटल में से ये इतना एनर्जी अब्जॉर्ब किया, लेकिन एनर्जी देने वाला कोई नहीं है बाहर का, तो वो नीचे वाला ही एनर्जी देगा और उस नीचे वाला एनर्जी इतना लॉस करता है और उतने ही एनर्जी को लेकर ये ऊपर दूसरा चढ़ता है। तो कहने का मतलब इसको ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे को अपना एनर्जी लॉस करना पड़ता है और वहीं से ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी यहाँ पर आके इसको जम कराता है। तो एनर्जी बराबर चलता है। अच्छा, अब आगे का कहानी देखिए। आगे का कहानी ये है कि ये दोनों के बीच का जो अंतराल है ऊर्जा का, उसको 1 डेल्टा ओ बोला जाता है। 1 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ एनर्जी का टर्म है ना, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल है और डेल्टा एनर्जी का टर्म है। डेल्टा को एनर्जी के लिए यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस ये वाला जो हिस्सा होता है वो माइनस में, यहाँ याद रखिएगा, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ होता है और जो ऊपर होता है वो होता है प्लस में 0.6 डेल्टा ओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो बोले कि जितना ये रिलीज़ करेगा उतना ही अब्जॉर्ब करेगा। मैं एकदम सही बोल रहा था, अभी भी सही है, लेकिन वैल्यू तो अलग दिख रहा है। यहाँ 0.4 कम हो रहा है तो यहाँ 0.6 बढ़ गया। भाई कहाँ सेम है? एनर्जी सेम नहीं है। बट आप गौर करें, यहाँ पर ऑर्बिटल है 3 और यहाँ पर ऑर्बिटल है 2। ये एक ऑर्बिटल की ऊर्जा है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 तिया 12, 1.2 हो जाएगा माइनस में। और यहाँ 2 ऑर्बिटल है और एक की ऊर्जा ये बढ़ा हुआ है 0.6, 2 है तो 0.6 गुना 2 1.2। तो देखो 4 तिया 12, 6 दूने 12। कहने का मतलब ये है जितना कम हो रहा है उतना ही ऊपर चढ़ रहा है। ये कहानी है किसका? ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की कहानी है। स्प्लिटिंग कैसे विपाटित होता है, क्यों होता है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार पूरा का पूरा कहानी को। अब एक बार फिर से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हुए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है कैसे? ML6 टाइप का। ML6 टाइप का होता है। अब उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगेंड होते हैं वो माइनस चार्ज होते हैं या फिर पार्शियल माइनस चार्ज होते हैं और मेटल होता है प्लस चार्ज। अगर हम समझाने के लिए मेटल को घन के केंद्र में सोचें तो जो 6 लिगेंड है वो 6 फलक केंद्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद जब फलक केंद्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम पहले से जानते हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल के 2 सेट होते हैं और वो सेट में से एक को बोलते हैं ईजी सेट, दूसरे को बोलते हैं T2G सेट। तो ईजी सेट का रास्ता भी वही है जिस रास्ते से लिगेंड आ रहा है, तो ईजी सेट के एकदम पास पड़ता है ये ईजी से ये वाला लिगेंड। तो ये लिगेंड का भी तो पी ऑर्बिटल यूज होता है, मेटल का डी ऑर्बिटल ईजी सेट यहाँ है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। और जो T2G सेट है वो किनारे पर होता है जो थोड़ा सा दूर है, तो ज़्यादा प्रतिकर्षण कौन फील करता है? ईजी सेट। और ईजी सेट कहाँ चले जाता है? ऊपर ऊर्जा में। और इस ऊपर ऊर्जा में पहुँचाने में तुरंत T2G सेट हेल्प करता है और T2G सेट उसके काउंटर करने के लिए उसको ऊर्जा देने के लिए पहले खुद एनर्जी गिरा देता है और उतनी ही एनर्जी को ऊपर देता है, तो जिससे ऊपर चलता है। तो ये पहले से जो 5 बराबर एनर्जी का ऑर्बिटल था डी ऑर्बिटल है ना, उसको 5 डिजनरेट बोलते हैं। तो डिजनरेट
ऑर्बिटल था वो 2 सेट में डिवाइड हो जाता है। एक सेट को बोलते हैं ईजी सेट और दूसरे सेट को बोलते हैं T2G सेट। T2G सेट और ईजी सेट के बीच ऊर्जा का गैप होता है 1 डेल्टा O, 1 डेल्टा O, और नीचे के जो गिरता है उसका वैल्यू होता है रिलीज होता है इसलिए माइनस में -0.4 डेल्टा O, और ऊपर जो चढ़ता है उसमें प्लस में +0.6 डेल्टा O। ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये जो गैप है वो पर ऑर्बिटल है। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो 4 × 12 1.2 माइनस में जाता है, और ये यहाँ भी पर ऑर्बिटल है 0.6 गुना 2 करूँगा तो 6 दूने 12 प्लस 1.2 ऊपर जाता है, माइनस 1.2 नीचे और प्लस 1.2 ऊपर आता है, और दोनों के बीच का गैप इतना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो डेल्टा O है उसको O फॉर ऑक्टेडल है, इसको 1 डेल्टा O को कभी कभी यूनिट बदल के 10 DQ भी बोलते हैं। DQ का मतलब होता है डेसी क्वांटा, मतलब इसका डेल्टा का 10 गुना छोटा यूनिट है ये, तो वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है ना, कुछ नहीं है। DQ मतलब है इस एक को क्वांटा बोलते हैं, इसको डेसी क्वांटा, तो डेसी क्वांटा मतलब 10 गुना छोटा यूनिट। तो कई बार क्या है पॉइंट में लिखने में गलती होती है, तो ऐसा 10 कर ले, 10 कर दूंगा तो ये 4 DC क्वांटा हो जाएगा, ये 6 DC क्वांटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या डेल्टा O को क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान रहे स्टेबलाइजेशन मत बोलना, स्प्लिटिंग है ये, इसीलिए इसको फोकस कर रहा हूँ, अंतर बताओ में आता है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी बाद में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और ये क्या होता है टूटे हुए ऑर्बिटल सेट के बीच का ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल के टूटने की कहानी हो गई, लेकिन अभी इतने में ही ख़त्म नहीं करेंगे, अभी और ऑक्टाहेड्रल के बारे में और बातें होगी। तो पहले लेकिन आप इतना अच्छे से समझते हुए नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टूट तो गया, अब टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, है ना भाई। डाउट में आता है कि टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले कैसे भरा जाता है वो हमको आता है, लेकिन टूटने के बाद कैसे भरा जाए, तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का भरना, है ना, हिंदी में इलेक्ट्रॉन का भरना, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ठीक है, समझेंगे। पहले तो कैसे टूटा था एक बार रिपीट कर ले, तब क्लियर और अच्छा होगा। ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो 5 d ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, वो कैसे टूटे थे, 3 नीचे, 3 बॉक्स नीचे और 2 बॉक्स ऊपर। ठीक है, ये पूरा मैं डिटेल यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छा क्लियर लिख देता हूँ। और ऐसा टूटा था, ये रिजल्ट था जो भी पीछे डिस्कशन हुआ उन सब का। अब यहाँ से देखते चलिए, ये हिस्से का हम लोग बात किए हुए थे कि इसमें हम लोग नाम क्या दिए थे भाई, इसको T2G सेट, और इसको नाम दिए थे EG सेट। T का मतलब ट्रिपल होता है, 3 होता है, E का मतलब इक्वल या डबल होता है। फिर यहाँ से देखो, इसमें DXY था, DYZ था और DZX था, ये 3, इसको अनअक्षी बोलते हैं ना। हाँ, और इधर पे आए तो इधर पे होता है DX2Y2 और ये हो जाता है DZ2। सही बोल रहा हूँ। अब इसके बीच का गैप हम लोग लिख भी चुके हैं भाई, ये माइनस में 0.4 डेल्टा O होता है और ये प्लस में 0.6 डेल्टा O होता है, और इनके बीच का गैप कितने का होता है, 6 4 10 1.0 डेल्टा O। इसी को हम लोग 10 DQ बोल दिए थे, 10 गुना करेंगे तो पीछे का यूनिट बदल जाएगा। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। यहाँ D1 से लेकर D10 तक सिस्टम हो जाए तो इधर कैसे भरेंगे। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का भरना 2 तरह से होता है। एक काम मैं करता हूँ, बहुत इजी वे में पहले समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉन के भरना को। कैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हम लोग जो भरे हैं ना, उसको नंबर दे देता हूँ, D के इलेक्ट्रॉन को नंबर दे देता हूँ, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को पहला नंबर, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा नंबर, ऐसे। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हो गया एक, चलो यहाँ से बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन का भरना ना दो तरह से होता है। पहले उसको क्लियर कर लेता हूँ। दो तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। कब? पहला कब? जब दुर्बल क्षेत्र हो, दुर्बल क्षेत्र हो, वीक फील्ड। जब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हो, और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड पहचानना वैसे सेकेंड ईयर में बताया गया था, बट रिपीट कर देंगे बाद में अगर डाउट होगा तो। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड का और दूसरा नाम है दुर्बल क्षेत्र। दुर्बल क्षेत्र के अलावा एक नाम और दे सकते हैं, दुर्बल क्षेत्र, वीक फील्ड, और या इसी को बोल सकते हैं हाई स्पिन, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण, हाई स्पिन, हाई स्पिन। एक नाम और है कि चक्रण मुक्त, चक्रण मुक्त, या वो बोलते हैं स्पिन फ्री, स्पिन फ्री दुर्बल क्षेत्र का है। और दूसरे साइड में इसी का मैं दूसरा बनाऊं तो दुर्बल की जगह क्या हो जाएगा भाई? प्रबल क्षेत्र में, प्रबल क्षेत्र, और इसको हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इधर पे दूसरा नाम और क्या? हाई स्पिन की जगह लो स्पिन, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण, या इंग्लिश में लो स्पिन। और फिर इधर चक्रण मुक्त की जगह लिख दूंगा चक्रण युग्मित, चक्रण युग्मित। और इसी को स्पिन फ्री की जगह में स्पिन पेयर्ड लिखते हैं, पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड। सीधी बात है, प्रबल क्षेत्र, दुर्बल क्षेत्र, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र। अब मैं क्या बोला हूँ जरा समझिए। मैं 1 से 10 नंबर के इलेक्ट्रॉन को टैग कर दिया हूँ, ये समझिए टैग कर दिया हूँ। कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को 1 नंबर दे दिया हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को 2 नंबर दे दिया हूँ, तीसरे इलेक्ट्रॉन को 3 नंबर दे दिया हूँ। समझ में आता रहेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कैसे भरना है। तो इधर के क्षेत्र पर चलते हैं। इधर के क्षेत्र पे कि 3 बॉक्स है ना, यही बना दूँ, चलेगा? चलेगा। यहाँ पर 3 बॉक्स और यहाँ पे 2 बॉक्स। जब हम राइट साइड में चलेंगे तो राइट साइड में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बॉक्स और यहाँ पे 2 बॉक्स, वैसे ही जैसे चला था। हाँ, वो उधर का है, ये इधर का है। कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं भी देखें। 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। लेकिन जैसे ही दुर्बल क्षेत्र बोला जाता है, तीसरे के बाद बदलना शुरू हो जाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है यहाँ, पांचवा यहाँ। क्या हुआ? 1 2 3, देन जंपिंग, जंप करो 4 5। 5 के बाद देखिए क्या? 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 नंबर यहाँ, और फिर 9 यहाँ, और 10 नंबर यहाँ। समझ में आ रहा होगा कुछ? ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको बड़ा बना देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसको बड़ा लिख देते हैं। ठीक, कैसे भाई? क्लियर, एक एक अंक दिखे आपको ऐसे, ठीक है। अब तो दिखे। अब यहाँ से देखो 1 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, तीसरे बाद चौथा। अभी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह होता है, लेकिन फिर भी चौथा यहाँ नहीं भरना है। चौथा कहाँ भरना है? ऊपर। पांचवा, फिर बच गया तो छठवां को फिर नीचे, फिर 7वां यहाँ, फिर 8वां यहाँ, फिर 9वां यहाँ, फिर 10 यहाँ, ऐसे चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3, उसके बाद जंप के ऊपर 4 5, फिर बच गया तो 6 7 8, फिर 9 10। इधर आते हैं। इधर के लिए क्या किए? इधर के लिए ये किए 1 2 3, हो गया। तीसरे के बाद अब चौथा जंप नहीं करेंगे, यहीं भरेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10। समझ गए होंगे। पहले यहीं पर पेयरिंग हो जाता है और यहाँ बाद में जंपिंग होता है। जब पूरा भर जाता है तब ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ आधा हाफ फील्ड भरने के बाद ये ऊपर चल देता है। ठीक है, तो दुर्बल क्षेत्र में युग्मन नहीं कराते, जितना हो सके जल्दी युग्मन नहीं कराते, जबकि प्रबल क्षेत्र में बराबर ऊर्जा में पहले युग्मन करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही अंतर है। और
प्रबल और दुर्बल क्षेत्र की पहचान बताया जा चुका है एक बार, पर कुछ ये हो सकता है पीछे साथ किए भी हैं या नहीं किए, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से हल्का सा बता दूँ, ये कब होता है भाई, प्रबल और दुर्बल की पहचान यहाँ बता देते हैं, सेकेंड ईयर का पार्ट है। पहले आपको देखना होता है कॉम्प्लेक्स में धातु को। अगर धातु 3D मेटल है, 3D सीरीज, ट्रांजिशन मेटल में 3D 4D 5D 3 लाइन होता है भाई, 3D सीरीज का है और 4D का है या 5D का है, तो 4D और 5D हो तो प्रबल क्षेत्र होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, चाहे लिगेंड कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो। 3D है तो हम लोग आगे देखते हैं चार्ज मेटल का, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के फिर 2 स्थितियाँ फिर आती है, +3 से बड़ा, +3 से बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, है ना, और एक है +3 के इक्वल या छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर बड़ा है तो भी कोई डाउट नहीं है, हमेशा फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर छोटा है तो फिर आप देखेंगे लिगेंड को, और अब लिगेंड में फिर 2 भाग होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो फिर फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और एक वीक लिगेंड है तो भी फील्ड क्या होगा, वीक। ये ट्रिकी वे को याद रखना है, इस ट्रिकी वे से आप कभी भी फील्ड में धोखा नहीं खाएंगे, पहचान लेंगे आराम से। हाँ, अब ये है कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए इस चैप्टर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा, पर फिर भी अभी अगर याद नहीं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इतना याद रखना, वीक लिगेंड बस को बता देता हूँ, बाकी बचेगा उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डाल देना। HCN वीक लिगेंड है, जितना भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब वीक लिगेंड है। वाटर वीक लिगेंड है, OH वीक लिगेंड है, और ऑक्सलेटो OX2 माइनस ऐसे लिखते हैं, C2O4 है ना, C2O4 2 माइनस, ये वीक लिगेंड है। N3 सिंगल माइनस वीक लिगेंड है, एटसेट्रा। तो वीक लिगेंड में इतना कम से कम याद रख लो, और इससे जो बच जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डाल देना। तो ये प्रबल और दुर्बल क्षेत्र पहचानने का तरीका है, ऑक्टेडल में बार बार काम आएगा। अब इतने के बाद भी जिनका क्लियर नहीं होगा उनको मैं टेबल बना के भरना सिखा देता हूँ, टेबल बना के इलेक्ट्रॉन को भरना सिखा देता हूँ, चलेगा। अब टेबल बना के कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, D1 से लेकर D10 तक भर देते हैं, समझ जाएंगे आप कैसे भरना है, क्लियर है। पहले इतना जो समझा रहा था उसको लिखे, मैं एक टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको बनाना है इस तरह से टेबल, इस टेबल में इलेक्ट्रॉन भरना हमको सीखना है, या इलेक्ट्रॉन भरना जो सीखे हैं उसको यूज़ करना है, और कंफर्म हो जाएगा। वो जो 1 2 3 नहीं समझ में आया होगा जिनको, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। कैसे देखें, ध्यान दें, दुर्बल क्षेत्र को पहले देखते हैं। दुर्बल क्षेत्र में युग्मन नहीं कराना है, सीधा जंपिंग कराना है पहले, ठीक है ना। कैसे देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहला है, D1 है तो बस ये, इसमें और कुछ नहीं। D2 जब भर दें तो इन दोनों जगह आएगा, ये D2 हो गया। D3 में देखो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, और D4 देखो 1 2 3। अब यहाँ सावधानी, 3 के बाद यहाँ वापस पेयर नहीं कराना है, चौथा यहाँ जाएगा। फिर पाँचवा में देखो 1 2 3 4 और 5। फिर छठा देखें 1 2 3 4 5 के बाद जो बचा उसको पेयर कराइए यहाँ, उल्टा है ना, उल्टा स्पिन के साथ जैसे भरते हैं भाई। फिर उसके बाद देखें सातवें में 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ तक। 9 में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर यहाँ से 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 और इधर 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं, अब पैटर्न को देखिए। उसी पैटर्न में जैसे पीछे समझाया था, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली उसको करके दिखा दिया। नाउ इन स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे, 1 2 तक तो 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्यों, पहले जैसे ही होगा। क्यों, हाँ, इस 4 के बाद तीसरे के बाद चौथे में जब पहुँचे तब पता चलता है फील्ड का असर, है ना। देखिए चौथे में 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। फोर्थ इलेक्ट्रॉन शुड बी हियर। चौथे इलेक्ट्रॉन को अपने को यहाँ भरना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अपने को जंप नहीं कराना है। पहले पेयरिंग करा लेंगे फिर जंपिंग। देखो 2 शब्द में बोलते हैं यहाँ पर, पहले जंपिंग फिर पेयरिंग। यहाँ बोलते हैं पहले पेयरिंग फिर जंपिंग, पेयरिंग पहले जंपिंग बाद में, युग्मन पहले, एक तरह से एक्साइटमेंट बाद में। अच्छा,
5 देखें 1 2 3 4 5। फिर यहाँ देखें छठा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 का देख रहा हूँ 6 हो गया। अब 7 आगे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 10 का तो कोई दिक्कत नहीं है 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से भरना है। बोलिए भाई क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा ही फील होना चाहिए और उतनी ही बारीकी से समझ में आना चाहिए। जैसे ही आप ये नोट करेंगे, वीडियो देखेंगे, आप जहाँ पर समझ में आएगा रिवर्स करके देखेंगे, समझ में आ गया तो नोट करते हुए लिखते हुए चलेंगे, है ना। वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर पॉज करके नोट करिए, ऐसा कर सकते हैं। जब तक नोट्स बन नहीं जाए तब तक वो वीडियो देखते रहे, भले वो आधे घंटे का वीडियो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, है ना। अब उसके बाद देखिए, जैसे नोट्स बनता है, एक रफ नोट्स बनता है, बुक और प्रिफर करिए, बुक पढ़िए और कुछ एडिशनल चीज़ें जो छूट गई हो उनको आप फिर से नोट्स में डाल दीजिए। ये बेस्ट तरीका है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी आता है सब्जेक्ट में। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा ऑक्टाडल में, वो है CFAC की गणना। क्या भाई? CFAC की गणना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले इतना नोट करें। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFAC का। ठीक है, तो CFAC के लिए अब देखो, CFAC तो लिख दिया हूँ, CFAC का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ हिंदी में देखो क्या लिखा हूँ, इंग्लिश में लिखा हूँ कैलकुलेशन ऑफ CFAC इन ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में है अष्टफलकीय संकुल में CFAC की गणना। दोनों जगह CFAC यूज़ किया हूँ। CFAC का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हिंदी में अगर बोलें तो बोल सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, मतलब स्टेबिलिटी को डील करने वाला, सीधी सी बात है ना। ये है क्या, पहले मैं थोड़ा डील कर लेता हूँ। जब हम मेटल और पर्टिकुलर नंबर ऑफ लिगेंड, जितना भी नंबर है, चाहे ऑक्टाडल हो चाहे टेट्रा, सब के लिए बता रहा हूँ, तो इससे मिलाकर जब हम ML टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, MLN टाइप का, MLN टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो अगर ये इसको स्टेबिलिटी को चेक करना चाहें तो वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो या फिर कॉमा करके लिखोगे तो एंथैल्पी के सेंस में अगर लिखना हो तो एक्चुअल में नेगेटिव है, रिलीज मतलब नेगेटिव हुआ। तो ये क्या है? यही तो CFAC है, यही CFAC है। तो कहने का मतलब है कि संकुल निर्माण के समय मुक्त ऊर्जा CFAC कहलाता है। 1 मोल संकुल बनाने में, 1 मोल कॉम्प्लेक्स बनाने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। और ये हमेशा मुक्त होती है, इसलिए ऑलवेज किस में आता है? माइनस में आता है, कभी प्लस में नहीं आता। एक बार मुक्त नहीं होगा तो 0 में हो सकता है, लेकिन अब्जॉर्ब हुआ ऐसा कोई CFAC नहीं होता है, क्योंकि अब्जॉर्ब वाला अनस्टेबल हो गया, तो ये मुक्त उस मुक्त ऊर्जा है। अच्छा, ऑक्टाडल फील्ड पे बात करते हैं, बाकी तो क्लियर है। अच्छा, एक बार ऑक्टाडल को हल्का से लिख दे रहता हूँ बार बार, ताकि जितनी बार हो उतनी बार रिपीट होता रहे। 1 2 3 4 5, यहाँ से देखें 3 बॉक्स नीचे और 2 बॉक्स ऊपर। फिर से बात करूँ तो ये है -0.4 डेल्टा O और ये है +0.6 डेल्टा O। ठीक है भाई, और ये है T2G सेट और ये है EG सेट। इतना जानकारी रखें। अब यहाँ से जब हम CFAC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात करते हैं, CFAC किस में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, शॉर्ट में OH लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल को, तो मैंने लिख दिया है। तो ध्यान दें कैसे करना है। पहले माइनस में शुरू कर रहा हूँ, -0.4 नीचे वाले पहले मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डेल्टा O कर देता हूँ, 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस में? इन T2G सेट। फिर यहाँ से देखो माइनस के बाद प्लस और फिर 0.6, फिर डेल्टा O और डेल्टा O के साथ साथ लिख देता हूँ NEG, ये लीजिए
और इतना होने के बाद, हालांकि बीएससी में इतने से काम चल जाता है, पर हायर क्लासेस में एक चीज़ और मिलेगा आपको, वो यहाँ जोड़ देता हूँ, प्लस स्मॉल m और कैपिटल P, ये ऐसा लिखा होता है। हर एक का मतलब बता रहा हूँ मैं भी, थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं। डेल्टा वो दोनों जगह है, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो -0.4 NT2G प्लस 0.6 NEG, है ना, और प्लस के बाद यहाँ के उसके बाहर में डेल्टा O कॉमन और प्लस है MP, इस तरह से, ठीक है। अब इतने के बाद क्या होगा, इतने के बाद ये कि इतने के बाद मैं अब क्या लगा सकता हूँ, देखो ये है CFSE का एक छोटा फॉर्मेट। इस तरह से। अब इस फॉर्मूला में कौन क्या है वो थोड़ा सा समझाना बहुत ज़रूरी है ना। कैसे? NT2G क्या है? NT2G समझ गए होंगे वैसे, N मतलब नंबर। तो T2G सेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। सेकेंड है NEG, इसको भी समझ गए होंगे आप तो, और क्लियर हो गया होगा। EG सेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। डेल्टा O मीन्स क्रिस्टल फील्ड, स्टेबलाइजेशन नहीं, स्प्लिटिंग, इसको फुल लिखा करें हमेशा, नहीं तो एस लिख दोगे तो स्टेबलाइजेशन हो जाता है। स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना हिंदी में, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। और क्या बच गया? M और P, पहले P लिख देता हूं। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी को हिंदी में बोल सकते हैं युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। M क्या है? M में कन्फ्यूज़न है, यूजी लेवल के बुक में इसमें हमेशा गलती करता है, बाद में सुधरता है ये, और कभी कभी बड़े बड़े बुक में भी कन्फ्यूज़न है, किसको प्रीफर करें। तो मैं बोलता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ अच्छे बुक्स के रेफरेंस से बता रहा हूँ, तो आप उसको प्रीफर करना। ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू पेयर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड में इसको लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में यूजी लेवल के बुक में दिया है, पर आप मत लेना, चलेगा। क्या बोला? नंबर ऑफ न्यू पेयर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, प्रबल क्षेत्र में नए युग्म, प्रबल क्षेत्र में नए इलेक्ट्रॉन युग्म। अब नए इलेक्ट्रॉन युग्म क्या मतलब है? दुर्बल से तुलना करके, दुर्बल में 2 है और प्रबल में 3 आया तो 1 नया आया, दुर्बल में 1 है, प्रबल में 2 आया तो 1 ही नया आया, दुर्बल में भी 2 है, प्रबल में भी 2 है तो 0 रखना, है ना। एक आध एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने बस के लिए, M को समझाने के लिए। यहाँ पे सपोज करो D4 ले लेते हैं। D4 में देखो भाई क्या, जब हम दुर्बल क्षेत्र भरते हैं और प्रबल क्षेत्र भरते हैं तब की बात करना है। तो दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र में 1 2 3 4, ये हो गया दुर्बल, वीक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में देते हैं 1 2 3 और 4। बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 0, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1, तो M इक्वल्स टू हो गया 1। यहाँ पर 0 ही लेना है हमेशा। अच्छा, और क्लियर करता हूँ, D6 में समझ में आ जाएगा, D6 में समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा भरते हैं। लेकिन जब इसी को प्रबल क्षेत्र में भरते हैं तो कैसे भरते हैं भाई, उसको भी देख लो। 1 2 3 4 5 6 खाली रहता है। अब बताइए यहाँ पर कितना पेयर? 1 पेयर। यहाँ कितना पेयर? 1 2 3 पेयर। तो यहाँ 1 पेयर था, अब लेकिन प्रबल क्षेत्र में 2 नए आए, तो यहाँ पर M का वैल्यू कितना होगा? 2, और यहाँ M का वैल्यू लेना ही नहीं है। तो जो पहले से दुर्बल में भी पेयर था वो पेयर फील्ड के कारण नहीं आया है, फील्ड के कारण कितना आया है? ये 2 पेयर आया। तो फील्ड के कारण जो पेयर आता है उसी को न्यू पेयर बोले होंगे।
अब यहाँ से देखना ये दोनों एग्जांपल से m का वैल्यू कब क्या सेलेक्ट करना है ये थोड़ा सीख लीजिए अच्छे से, और भी आगे देख लीजिए D7 देख लीजिए, D8 देख लीजिए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है सभी में चेक करके देख लीजिए। नए युग्म की बातें होती है, ठीक है। अब गणना में 2-4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर आप फिर से वो टेबल बनाओगे और टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट बाजू में एक बॉक्स और बनाना जिसमें CFEC को लिखना, कैलकुलेटर आप में करना, टेबल में भर देना। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 करके देखेंगे, फिर आप उसके बाद में टेबल बनाना D1 से D10 तक, ठीक है। चलें आगे, समझे इसको अच्छे से। देखिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल लिखा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड भरूंगा तो ये 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 करा दिया वही, एक्चुअल में टोटल 20 है, तो बाकी आप लोग करोगे, ठीक है ना। और दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बुक से चेक कर लेना आंसर, है ना। पेयरिंग एनर्जी को मत चेक करना, वो बुक में गलत दिया है, लेकिन बाकी तो चेक हो जाएगा। बाकी देखें यहाँ से आप बाद में पूरा टेबल भरेंगे D1 से D10, ठीक है। मैं बीच बीच को उठाया हूँ ताकि मुझे डिफरेंट केस सिखा सकूँ। पहले वीक फील्ड, इधर वीक फील्ड रखेंगे, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड। चलो पहले वीक फील्ड करते हैं। 1, 2, बताइए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी करूँगा तो कोई चेंजेस आएगा क्या T2G और EG में? 1 और ये 2, कोई चेंजेस नहीं। तो कोई चेंजेस नहीं तो क्या होगा, यहाँ से देखें 2 है, आप फॉर्मूला में रखो -0.4 × 2 प्लस 0.6 × 0 ब्रैकेट के बाहर डेल्टा O, और इसमें पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं है, वीक फील्ड में देखना भी नहीं। 4 दूनी 8, ये तो 0 हो गया, तो -0.8 डेल्टा O हो गया, ये 1 हो गया। यही आंसर है, डेल्टा O के सेंस से बताना है, ठीक है। फिर यहाँ आइए, क्या है भाई, माइनस सेम 4 × 2 और प्लस इधर का 0 जैसा है डेल्टा O। अब यहाँ देखो 4 दूने 8 -0.8 डेल्टा O, पेयरिंग एनर्जी कुछ है ही नहीं, पेयर बना ही नहीं कोई भी। ये हो गया पहला। इसी तरह अब मैं आपको और भी कराता हूँ, जो आगे लिखा हूँ उसको धीरे धीरे। तो देखिए अब मैं देखता हूँ D4 सिस्टम को, ठीक है। ये पहला एग्जांपल मैंने करा दिया। D4 सिस्टम का भी दोनों तरफ एक वीक फील्ड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वीक फील्ड में कैसे और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान देना कि वीक फील्ड में यहाँ जब भरेंगे तो 1, ये 2, 3 और जंप करा देंगे 4, ऐसे भरते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरने का तरीका आपको पता है, इस तरह 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर कैसे करें, यहाँ से -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1। ये लीजिए, वीक फील्ड में पेयरिंग का सोचना ही नहीं है ना। अब यहाँ देखिए 4 के 12 -1.2 और 6 कम 6 प्लस 0.6 और डेल्टा O। फिर यहाँ से इसको दोनों को मान, ये माइनस ये प्लस है तो ओवरऑल कितना आएगा, माइनस में 0.6 आएगा और डेल्टा O। ये आंसर है D4 सिस्टम का पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाए। यहाँ से देखो ये 2, 3, 4 हो गया है, -0.4 × 4 और यहाँ तो 0 है, 0.6 × 0 है ना, और बाहर में डेल्टा O। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी को सोचना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही सोचना है। बताइए यहाँ पर 0 पेयर था, यहाँ पर 1 पेयर है, इसका मतलब फील्ड के कारण ही है, इसका मतलब ये 1p आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें 4 चौके 16 -1.6 और ये तो 0 हो गया, डेल्टा O प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी 1p। एक्चुअल में p और डेल्टा O का वैल्यू होता है, कुछ किलो जूल पर मोल हुए, किलो कैलोरी पर मोल या सेंटीमीटर इनवर्स में कुछ वैल्यू होता है। तो अभी दिया नहीं हमको, तो केवल हम उसके टर्मोलॉजी में p और डेल्टा O को ऐसी छोड़ देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, और कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे कुछ और सीखने को मिले। चलिए D5 कर लेते हैं। D5 सिस्टम, D5 में आप देखना
D5 सिस्टम कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले वीक फील्ड बताइए, 1 2 3 4 5 होगा, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 है ना। ये 0.4 माइनस 0.4 फॉर्मूला का है एनर्जी डाउन, और ये 3 यहाँ का संख्या है, ये 0.6 वो फॉर्मूला का है एनर्जी अप, और ये दोनों यहाँ का संख्या है डेल्टा ओ। पेयरिंग एनर्जी की जरूरत नहीं है, 4 × 12 माइनस 1.2 और प्लस 6 × 12 प्लस में 1.2, डेल्टा यहाँ से ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, पूरा 0, आंसर 0 आएगा। D5 सिस्टम पे 0 होता है, एक D10 में भी 0 आएगा जब आप करके देखना, ठीक है, जब लास्ट में आएगा। तो D5 का इधर देखते हैं, ऐसा ऐसे। अब क्या, अब आप देखें तो 1 2 3, ठीक है, और पेयरिंग कराना है ना, 4 और ये 5 खत्म हो गया, उधर नहीं आया। तो क्या होगा भाई, जरा देखो, 2 2 4 और एक 5 है, 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6, ये पूरा 0 हो जाएगा, डेल्टा ओ प्लस कुछ पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ तो 0 पेयर, यहाँ 2 पेयर, तो 2 पेयरिंग एनर्जी है ना, 2p हो जाएगा। अब 4 × 5 20 माइनस 2.0 डेल्टा ओ प्लस 2p इसका आंसर आ रहा है समझ में। तो ऐसे आपको करना है ना, बन पाएगा। पेयरिंग एनर्जी तो समझ गए कॉन्सेप्ट को। अब D1 से D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 सबको करना है आपको, सबको। आप गौर करना कि D1 D2 D3 यहाँ तक 1 से 3, और लास्ट के में 8 D8 D9 D10 है ना। D10 में 0 है खैर, D8 D9 यहाँ फर्स्ट के 3 और लास्ट के सेकेंड लास्ट 2 D8 D9, इनमें वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड सब सेम आता है। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड डिफरेंट कहाँ आता है, D4 में डिफरेंट आया था, D5 में डिफरेंट आएगा, D6 में डिफरेंट आएगा, D7 में डिफरेंट आएगा, इन्हीं चार्ज का डिफरेंट आता है, बाकी सब सेम आते हैं, ठीक है। और 0 कहाँ का आता है, D5 और D10 में, ठीक, क्लियर है। अब करना क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। पिछले बार जो टेबल बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सेम टेबल बनेगा, बस उस टेबल में दोनों साइड में जहाँ बॉक्स बनाए थे उसके बाजू में CFSE के लिए एक बॉक्स और बनेगा, दोनों साइड एक बॉक्स और बनेगा, और उस बॉक्स में आपको CFSE वैल्यू भरना है पूरा निकाल के। D10 का 1 से लेकर 10 तक, वीक फील्ड का अलग, स्ट्रॉन्ग फील्ड का राइट साइड में, तो 20 वैल्यू हम मुझे चाहिए, ये भर के आपको चेक करना है। चलेगा, चेक करना है भाई, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हाँ चलिए इतना नोट करें। इसको पूरा कर लेंगे, और करने के बाद मैं वैसे भर के दिखा दूंगा, एक फोटोग्राफ डाल दूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी से भरना है, उसके बाद ही उसको देखना है। जैसे यहाँ ख़त्म हुआ आप उसको वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक पहुँच गए तो, और अब टेबल बनाइए और रफ में भरते जाए, रफ में सॉल्व करते जाइए, टेबल में वैल्यू भरते जाइए। 4 फिर 3 वैल्यू तो दे ही दिया हूँ, बाकी आपको करना है 3 3 6 वैल्यू दे दिया हूँ 20 में से, है ना। और D5 D10 तो 0 इसी बता दिया, उनको करके देख लेना है। आपको इस तरह से टेबल बनाना है, वही टेबल है, बस एक कॉलम बढ़ाया हूँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरोगे, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरोगे, CFSE निकालोगे, यहाँ पर भरते जाओगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड का इलेक्ट्रॉन भरोगे, CFSE निकालोगे, यहाँ पे भरते जाओगे। कॉपी नहीं करेंगे देख के, आप हमेशा भरेंगे, निकाल के भरेंगे, बहुत ईजी है। और भर लोगे एक बार पूरा 10 इधर 10 20, तो आपका प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगा। रफ में सॉल्व कर लेना, मार्जिन में सॉल्व कर लेना, रफ में सॉल्व कर लेना और भर देना, है ना। तो कैसे भरना है वो पहले आप भर लीजिए, उसके बाद ही आप देखिए कुछ, ठीक है। देखिए मैंने भर दिया है, अब उसको भर दिया है, वो आप केवल चेक करोगे। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या वैल्यू आया है, कैसे आया है, वो वैल्यू आप लोग चेक करेंगे, मैं उस पर रिपीट नहीं करूँगा। हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हो तो ज़रूर सही आंसर हो तो बताना, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट में बता देना वहाँ पे, हाँ कहाँ पे, गूगल क्लासरूम में। हाँ अब देखें क्या, मैं एनालाइज करता हूँ
वीक फील्ड में धीरे धीरे क्या होता है, माइनस में वैल्यू पर एक बार बढ़ा, फिर D3 तक बढ़ा, फिर घट रहा है 0 तक, D5 में 0 हो गया, फिर बढ़ने लगा यहाँ तक D8 तक, फिर घटा, D3 तक बढ़ा, एक बार D5 तक घटा, फिर D8 तक बढ़ा, फिर D10 तक घटा, ऐसा कुछ हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में चाहोगे तो यहाँ पर वेरिएशन क्या हुआ, D6 तक बढ़ा है, D6 तक बढ़ा है, और D6 तक बढ़ा, मैक्सिमम D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड का है 2.4। फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू देखो फिर कम होते होते 0 में पहुँच गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ, अच्छा एक चीज़ और, वैल्यू कम ज़्यादा कैसे देखोगे, विदाउट साइन देखना, साइन के हिसाब से मत देखना कि माइनस में कम मतलब ज़्यादा, ऐसा नहीं, ये माइनस सिर्फ मुक्त ऊर्जा को बताता है। बाकी अगर कंपेयर करना है दो का, तो इन दोनों 2.0 2.4 में मैं 2.4 को ही ज़्यादा CFEC बोलूँगा। क्यों, ये माइनस बताता है मुक्त हो रहा है, लेकिन वैल्यू ही कम ज़्यादा डिसाइड करेगा किसका CFEC ज़्यादा, तो माइनस के साथ नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपके कर दिया है, तो ऐसे ही आपको करना था, ये इसको देख के आप चेक भी कर सकते हैं। अब कुछ एक दो ऑथेंटिक क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, है ना। जरा देखिए CFEC का जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो हायर लेवल तक भी आ सकता है, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो मैं यहाँ तक आपको कराता हूँ। हो सकता है BSc लेवल में इतना तक ना आए, फिर भी ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा CFEC से ऑक्टाहेड्रल का केस नहीं बनता। तो यहाँ से देखिएगा, मैं कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोला कि CFEC निकाल के बताइए। अब बताइए इसमें कैसे करूँ, तो भाई आपने सिस्टम किया हुआ है D1 से D10, आप क्या करिए, किसी भी एक उस सिस्टम पे पहुँच जाइए, फिर आंसर आपके सामने है, फील्ड पता लगा लीजिए, है ना। तो जरा देखिए, पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Fe का x मान लीजिए, फ्लोरीन का -1 होता है, तो इस 6 का -6 हो गया, इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये ऐसा +2। तो इसका मतलब आयरन का क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 में क्या होता है, ये D6 होता है, और D6 इलेक्ट्रॉन को अब हमको भरना है। फील्ड को एक बार चेक कर लीजिए, फील्ड स्ट्रांग होगा कि वीक। तो देखिए पहले 3D मेटल है, 3D मेटल के बाद जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब 3 से कम है, तो हम देखते हैं लिगेंड। लिगेंड हाइड्रोजन दुर्बल लिगेंड है, जिसका मतलब फील्ड भी कैसा, दुर्बल। तो यहाँ पर वीक फील्ड है, दुर्बल वीक फील्ड। अब वीक फील्ड में कैसे भरा जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन को भरिए ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे पता चला, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लिगेंड है, इसलिए आपको पता चला ऑक्टाहेड्रल है। 1 2 3, है ना, और दुर्बल भरेंगे तो 4 5 फिर 6। अब ये D6 में ऐसा भरा गया। अब देखिए 2 2 4, तो 6 4 24, माइनस 0.4 इंटू 4, यहाँ पर प्लस 0.6 इंटू 2, तो 6 दूने 12, 1.2 प्लस 4 चौके 16, -1.6, और 16 12 गया कितना बचेगा, -0.4 डेल्टा O। और पेयरिंग एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीक फील्ड है, दुर्बल क्षेत्र है। तो नया चीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, फील्ड पहचानना, दो ही तो नया चीज़ है। और ये इसके लिए भी ट्रिक बता चुका फील्ड पहचानने के लिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पहले से जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाए, यहाँ से देखें क्या करें, x -CN भी -1 होता है, तो -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू ये उधर चल देगा, प्लस हो जाएगा 6 -4 +2। तो आयरन अभी किस में है, +2 में। अब ये अगेन D6 है, फील्ड पता लगाइए, फील्ड वही 3D है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 के बाद 3 से नीचे है, फिर आगे चले लिगेंड, साइनाइड, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मीन्स यहाँ पर प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉन भरना आता है, कैसे भरते हैं, ये देखिए 3 बॉक्स, यहाँ से 2 बॉक्स, 1 2 3, 6 भरना है, 4 5 6, और ये 6 है, तो -0.4 इंटू 6 प्लस यहाँ से 0, पूरा का पूरा 0 कर दीजिए। ये पेयरिंग एनर्जी अगर ज़रूरत है तो देखो D6, अब कल्पना करना पड़ेगा, D6 को अगर वीक फील्ड में भरता तो 1 2 3 4 5 6 एक पेयर बनता, वीक फील्ड में भरता तो एक पेयर बनता, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3 पेयर है, इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा, 2 नए हैं, तो यहाँ पर 2 पेयरिंग एनर्जी। तो ये होगा 6 चौका 24 -2.4 डेल्टा O प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। ऐसे ये एक्चुअल क्वेश्चन बनता है। ये मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेवल अप करके बता रहा हूँ, हालांकि पूछे ना पूछे कोई गारंटी नहीं इसकी, पर यहाँ तक कर लिए तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलूँ आगे। अब यहाँ तक मैं इसको रोकता हूँ, अगले क्लास में हम लोग इसी तरह टेट्राहेड्रल का देखेंगे, एक बहुत अच्छे से समझ लिए तो दूसरे में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अच्छे से नोट करिए और नोट्स बना के फिर नोट्स को ही पढ़िए। बुक भी पढ़ें बीच में नोट्स बनाते वक्त।